चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम का लूसेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे थे। स्टार्ट करते हैं। चैनल पसंद है तो लाइक करें। चलिए, विषाणु माने जाते हैं क्या? देखिए, विषाणु जनरली माने जाते हैं आपके सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं कौन? सजीव और निर्जीव के बीच में ये ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं विषाणु। किसे एंजाइम नहीं कहा जाता है? विषाणु जो होता है इसमें एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम किस में नहीं होता है? विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। जबकि सेंट्रल केंद्रक किस में नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। जबकि एंजाइम किस में नहीं होता है? विषाणु में। विषाणु में एंजाइम और केंद्रक जीवाणु में नहीं होता है। और सूत्रकणिका भी। TMV शब्द किससे है? टोबैकोमोजिक वायरस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोबैकोमोजिक वायरस से संबंधित है। ओके, विषाणु से संबंधित हो गया, नाम से ही टोबैकोमोजिक वायरस हो गया। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया कौन सा किससे होता है? विषाणु से होता है। जो कुत्ते काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं कुत्तों के काटने से होने वाले रोग। चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड ने या लुई पॉस्चर ने? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक का। ओके, चेचक का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसे? चेचक का टीके का। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड था उधर, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज आ गया। चेचक का खोज टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। विषाणु वृद्धि करते हैं किस में? विषाणु जब भी वृद्धि को एक जीवित शरीर में ही विकसित करेगा, यानी जिंदा रहेगा तभी शरीर में विकसित होता है। मरे हुए शरीर में नहीं विषाणु वृद्धि कर सकता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? क्योंकि विषाणु क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु को निर्जीव इसलिए मानते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? एंजाइम किस में नहीं होता है? तो एंजाइम विषाणुओं में नहीं होता है। आज जो पुराना वीडियो को देख लीजिएगा। एड्स के कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। T4 जो लिम्फोसाइट होती है उसकी कमी हो जाती है। ओके, T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। एड्स किसके कारण होता है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी से होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, एड्स। ठीक है, HIV जो रोग होता है वह उसके कारण क्या है? तो वो एड्स है। एड्स वायरस है। ठीक है, किसका? यह एक सूची RNA कहलाती है। एक सूची RNA वायरस है। एड्स क्या है? एक सूची RNA। एड्स क्या होती है? एक सूची RNA कहलाती है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है वायरस, जो T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। इबोला क्या है? इबोला भी एक वायरस से होने वाला बीमारी है दोस्तों। इबोला क्या है? वायरस से होने वाला बीमारी है। एड्स से फैलता है किससे? एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क करने से, असुरक्षित शारीरिक
संपर्क, असुरक्षित शारीरिक संपर्क करने से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। सार्स क्या है? ये भी विषाणु से होने वाला बीमारी है, सार्स। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो होता है किसके कारण होता है? ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। खसरा किसके कारण होता है? विषाणुओं से रोग होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कि चेचक जो होती है यह विषाणु के कारण होती है। इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। इसकी दवा का खोज, टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। बैक्टीरिया से होता है टीबी, ओके। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण ही होता है, ओके। जंतुओं में जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। जीवाणु से टीबी, ओके। मलेरिया प्रोटोजोआ से। आलू में मोजाइक रोग जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। मोजाइक डिजीज जो होती है किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। मोजाइक डिजीज किसके कारण होती है? आलू में, विषाणु के कारण। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों के अध्ययन को किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ओके। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है यह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। शैवालों का जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा के स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूकोरैला। हाइड्रा के स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूकोरैला जो होता है यह सहजीवी शैवाल है जो हाइड्रा के स्रावी कोशिका में सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरैला जो है ये हाइड्रा के स्रावी कोशिका में पाया जाता है। सारगैसो समुद्र का नाम किसके पड़ा? क्योंकि वहाँ शैवाल होते, सारगैसो नामक जो शैवाल होता है इसलिए उस समुद्र का नाम सारगैसो पड़ा। गलकंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, ठीक है। गलकंड रोग, घेंगा रोग की किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन पूर्ति कर दिए, ठीक हो जाएगा। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? देखिए लैमिनेरिया जो होती है सब ऊपर ले जाती है। कहाँ? लैमिनेरिया जो नामक होती है इसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। लैमिनेरिया नामक जो शैवाल है ये पाया जाता है कहाँ? आपका हालांकि देखिए पहले किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है ये बताते हैं। लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है किससे? केल्प जो होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्र के शैवाल से प्राप्त होता है। क्या? केल्प। कौन सा स्वपोषित है यानी खुद ही अपना खाना बना सकता है? शैवाल जो होती है अपना खाना खुद ही बना लेता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है सूरज की रोशनी, ठीक है।
कौन जो है स्वपोषित है? शैवाल जो होता है स्वपोषित होता है। कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन सा जो है उर्वरक का रूप में काम करता है? नीलहरी शैवाल, नीलहरी जो शैवाल होती है यह चावल के फसल के लिए उर्वरक का कार्य करती है। चावल के फसल के लिए उर्वरक का कार्य कौन करेगा? नीलहरित शैवाल जो होती है, ओके, यह जो होती है उर्वरक का काम करती है। ओके। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो आपको बताए थे क्लोरेला जो नामक होती है, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका ले जाया जाता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला। कैसा है? एक कोशिकीय। क्लोरेला कैसा है? एक कोशिकीय होती है। ओके, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बताए थे भी हम कि क्लोरेला जो होता है अंतरिक्ष में ले जाता है। अंतरिक्ष अभियान के क्रम में अंतरिक्ष यात्री लोग तो कौन सा नामक शैवाल को ले जाता है? तो क्लोरेला नामक ले जाता है शैवाल को। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? एगार एगार जो तैयार किया जाता है शैवाल से ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, एगार एगार जो है किससे तैयार किए जाते हैं? शैवाल से तैयार किए जाते हैं एगार एगार। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? फंजाई जो होते हैं गैर हरित होती है, क्योंकि ये काला कलर का, वाइट कलर का होते फंगस पाई जाती है, तो ये गैर हरित हो गया। ठीक है, यानी गैर हरित का मतलब जो बिना हरा का होता है, तो फंजाई होता है, विषमपोषी पौधे होती हैं। ओके, फंजाई हो गया यानी फंगस हो गया, कवक हो गया। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की नहीं, सेलुलोज का शैवाल का बना होता है। काइटिन हर हेमी सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, हेमी सेलुलोज का और काइटिन का बना होता है। कवकों का कोशिका भित्ति यानी कोशिका यानी सेल वॉल जो बनी होती है कवकों का, किससे बनी होती है? तो आपका काइटिन और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। हेमी ना कि सेलुलोज से। आधा से, हेमी का मतलब आधा। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। ठीक है, किसके द्वारा संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में कवकों द्वारा। जो कवक लोग जो है वह जैसे मशरूम हो गया, वह किस रूप में भोजन को संचित करके रखेगा? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है। ओके, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है कवकों। कवक द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ में किस रूप में पदार्थ संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सैदाब कैसे होते हैं? सभी कवक जो होते हैं आपके विविध पोषी होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। ओके, विविध पोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे? माइकोराइजा जो है सहजीवी है, यह संबंध किससे है? कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है कवकों और पौधे की जड़ों के बीच। माइकोराइजा कहाँ? कवकों तथा उच्च पौधों की जो जड़ है उसके बीच में होता है माइकोराइजा सहजीवी।
ओके, कवकों तथा उच्च पौधों की जो जड़ है उसके बीच में होता है उसके जड़ में होता है क्या? माइकोराइजा सहजीवी। ओके, माइकोराइजा जो सहजीवी होती है यह कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच होती है। ओके, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्टिकल्स कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं क्या कहलाते हैं? वृक्ष के छाल पर उग जाते हैं, उसे कहते हैं कार्टिकल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकल्स कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं कार्टिकल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले क्या कहलाते हैं? सेक्सिकल्स नहीं बल्कि क्रोपोफिलस कहलाते हैं। कार्टिकल्स किसे कहते हैं? जो वृक्षों पर उगने वाले कवक होते हैं कार्टिकल्स, और गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस कहते हैं। क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहलाते हैं। पेड़ के पर उगने वाले कार्टिकल्स कहलाते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किसमें होता है? कवक में नहीं होता है। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ओके, आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है किसमें? आलू का लेड ब्लाइट जो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण आलू में लेड ब्लाइट रोग उत्पन्न होती है। आलू में कौन सा रोग होती है? लेड ब्लाइट रोग होती है। और किसके कारण होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण। आलू में रोग ब्लाइट के रोग किसके कारण होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के कारण होती है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक कौन है? तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले जो कवक होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होती है, यह जो कवक है डबल रोटी के निर्माण में काम आती है। ओके, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले जो कवक है क्या कहलाते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहलाती है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है मेरा? एक कवक है। ओके, पेनिसिलियम क्या है मेरा? कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने किया था। ओके, बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? अर्गोट जो मेरा प्राप्त होता है राइजोबियम से या फिर क्लेविसेप्स से। अर्गोट जो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन होता है यह प्राप्त किया जाता है किससे? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पाया जाता है। इंडस्ट्री लेवल पर जो पेनिसिलिन प्राप्त करना है, ओके, यह पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त करते हैं। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है
तो वो डबल रोटी कोमल होकर छिद्र युक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देती है। ओके। ईस्ट में कायिक जनन होता किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा ये जो होती है अपना जनन करते चल जाती है मुकुलन के द्वारा। कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक है मेरा एगैरिकस जो होती है, यह खाने योग्य कवक है। एगैरिकस जो होती है खाने योग्य कवक होती है। एगैरिकस जो मशरूम जो होती है वो हमारा एगैरिकस है और ये कवक खाया जाता है जैसे मशरूम खाया जाता है। ओके। LSD किससे प्राप्त होती है? LSD कवक से प्राप्त होती है। LSD किससे प्राप्त होती है? कवक से। LSD किससे प्राप्त होती है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम में प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? विस्तृत स्पेक्ट्रम में प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? एस्परजिलस से या स्पेक्ट्रोमाइसिस से। स्टेप्सोमाइसिस के द्वारा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा उत्पन्न होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? बॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? बॉक्समैन ने किया था। ओके। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? बॉक्समैन ने किया था। ओके। टिक्का रोग किस में होता है? नींबू में होता है। टिक्का रोग नहीं बल्कि मूंगफली में होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। ओके। गन्ने में लाल सड़न जो रोग होती है किसके कारण होती है? लाल सड़न रोग जो होती है यह कवकों द्वारा होती है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होती है कवकों में द्वारा होती है। जो गन्ना में बीच में लाल सड़न जो होता है ना कवक लग जाता है जिसके कारण लाल लाल हो जाती है। रेड रॉट डिजीज कहलाता है। रेड रॉट डिजीज लाल सड़ांध रोग। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? कसकर ठस भरे कवक का जाल होता है। ओके। सामान्यतः जो खाद्य छत्रक होते हैं जो खाने वाले पदार्थ में आ जाते हैं वह क्या होते हैं? दम एक कसकर ठस भरा होता है कवक जाल। ओके। कवक का जाल होते हैं जो ठस भरे होते हैं। मशरूम क्या है? हमारा कवक है। प्रथम बी युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो प्रथम बी युक्त प्रतिजैविक कौन सा था हमारा? पेनिसिलिन जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो बनाया था यह प्रथम बी युक्त प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाया गया था। पेनिसिलिन था। ठीक है। पेनिसिलिन था प्रथम एंटीबायोटिक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक जो बीमारी होता है किससे उत्पन्न होता है? तो ये होगा विषाणु से होता है। ठीक है। यह कवकों से होता है, कवक से होता है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है यह किससे उत्पन्न होता है? देखिए यूपीएससी में पूछा गया है 2001 के। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है यह कवक से होती है। चाहता तो मैं बुक से भी कराता लेकिन डिजिटल क्वेश्चन कराना सही है क्योंकि इसमें अपडेट दिले रहता है। ओके। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह है फंगस से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कवक का उच्च पादप की जड़ों के बीच दर्शाता है कौन आपका? तो ये लाइकेन जो नहीं बल्कि माइकोराइजा जो होती है ये संबंध को दर्शाता है। माइकोराइजा जो होती है कवक और बाह्य पादों या जिसे
वैस्कुलर प्लांट की जड़ों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। ओके, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन सा एक कवक उच्च पादपों की जड़ के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कवक और उच्च पादप की जो जड़ है उन दोनों के बीच में माइकोराइजा जो होती है ये दर्शाएगी। ठीक है, माइकोराइजा जो होती है ये जो दर्शाएगी। कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच होती है। किसके किसके बीच? कवक और उच्च पादप की जड़ के बीच होती है माइकोराइजा। ये भी यूपीएससी के सवाल था। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? कवक से ही बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के सैक्रोमाइसिस का प्रयोग करते हैं। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक होती है उसका प्रयोग करते हैं। सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक होती है उसका प्रयोग करते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर उपस्थित अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी है? शैवाल और किसके बीच में है? कवक का। शैवाल और कवक जो लाइकेन क्या होती है? शैवाल और कवक के बीच में ये संबंध को दर्शाती है। देखिए 2013 में पूछा गया है। ठीक है, 10 साल पर पीछे का क्वेश्चन है। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर पाई जाती है, किस पर पाई जाती है? लाइकेन नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। देखिए नग्न चट्टान पर भी ये उग जाता है लाइकेन। ठीक है, जो कवक और शैवाल का ये सहजीवी है। कवक और शैवाल का यह सहजीवी है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? लाइकेन होती है जो नग्न चट्टान पर भी उग जाती है। यह सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का। लिटमस किससे प्राप्त होती है? लाइकेन से ही प्राप्त होती है। लिटमस जब भी प्राप्त होती है लाइकेन से प्राप्त होती है। और लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी है। ओके, जो नग्न चट्टान पर भी उग जाने में सक्षम है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहलाते हैं। हेलोटिज्म कहलाएगा। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं? हेलोटिज्म। हेलोटिज्म क्या है? यह जो होती कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। हेलोटिज्म क्या होती है? कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं या कार्टिकोल्स। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, चट्टानों पर जो उगेगा लाइकेन उसे सेक्सिकोल्स और कार्टिकोल्स। पेड़ पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स। पेड़ पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स और चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। लाइकेन उगता है चट्टान पर, उसे क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ पर जो लाइकेन उगता है उसे क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो एंडोकार्पन नामक जो लाइकेन होती है इसका सब्जी के रूप में खाते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? एंडोकार्पन नामक जो लाइकेन होती है इसको सब्जी में खाते हैं। ओके, मिर्गी की बीमारी के लिए परमेलिया का प्रयोग करते हैं। ओके, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। अभी जस्ट बताएं, परमेलिया से नामक जो लाइकेन होती है इसका प्रयोग करते हैं। परमेलिया क्या लाइकेन है? परमेलिया क्या है? एक लाइकेन है। कहाँ प्रयोग करते हैं? मिर्गी में। मिर्गी में प्रयोग करते हैं। पेड़ पर उगने वाले चट्टान को कार्टिकोल्स,
पेड़ पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकल्स और सेक्सिकल्स किसे कहेंगे? चट्टान पर। वनस्पति जगत में किसका जल स्तर उभयचर कहते हैं? जल और स्तर यानी दोनों जगह पर होते हैं। तो देखिए लाइकेन होती है, ठीक है। लाइकेन नहीं है तो आपका ब्रायोफाइट्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जल और स्थल दोनों जगह उग सकती है कौन? ब्रायोफाइट्स जो होती है यह दोनों जगह उग सकती है। ओके, ब्रायोफाइट्स जो होती है उभयचर है, जमीन और पानी दोनों जगह उग सकती है। कौन? ब्रायोफाइट। जमीन और पानी दोनों जगह कौन उग सकती है? ब्रायोफाइट्स। जमीन और पानी में दोनों जगह कौन उग सकती है, जिसे उभयचर भी कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को। ओके, अच्छा ये एक चीज़ बताइएगा, अंतरिक्ष यात्री कौन से शैवाल को ले जाते हैं? ठीक है। जर के स्थान पर मूलाभास जिसे राइजोडस कहते हैं कहाँ पाया जाता है? जर के स्थान पर राइजोडस पाया जाता है यानी मूलाभास पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स में। जर के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं कौन? ब्रायोफाइट्स। जर के स्थान पर मूलाभास राइजोडस। जर के स्थान पर राइजोडस पाया जाता है। जर के स्थान पर कौन पाया जाता है? राइजोडस पाया जाता है। उसका नाम क्या है? ब्रायोफाइट्स में। जर के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। राइजोडस किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। जर के स्थान पर राइजोडस पाया जाता है यानी ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित कौन है? ब्रायोफाइट्स में लीवरबट एवं मॉस है। लीवरबट एवं मॉस है। ब्रायोफाइट में सम्मिलित कौन कौन है? लीवरबट एवं मॉस है। ओके, जड़ की पेड़ के जो जड़ होता है वहाँ पर ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स। ओके, जिसे राइजोडस भी कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, यानी राइजोडस में क्या होता है? लीवरबट और मॉस होती है। लीवरबट एवं मॉस होती है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में क्या होती है? लीवरबट एवं मॉस होती है। देखिए ये एसएससी बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जो दिए हैं उसके बारे में हमको पता है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति अगर प्राप्त करना है तो आपको टेरिडोफाइट्स से पता करना होगा, ठीक है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। बीजों का जो प्रकृति है किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में क्या उत्पन्न हुई है? बीजों का प्रकृति। टेरिडोफाइट्स में क्या उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति। टेरिडोफाइट में क्या उत्पन्न हुई है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है एजोला नामक जो है उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एजोला नामक जो उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं वह कौन है? जो जैव उर्वरक है, जलीय फर्न है ये। एजोला क्या है? जलीय फर्न है। जल में फर्न, जलीय फर्न कौन है? एजोला। जलीय फर्न कौन होगी? एजोला, जो जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ओके, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में एजोला को करते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला नामक जो इसका पुनर्जीवन गुण होता है इसलिए इसको सजावट के लिए रखते हैं। सिलेजिनेला को सजावट के लिए मेज़ों पर रखते हैं। पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। कितनों काट लीजिएगा फिर भी दोबारा होगा। किसमें बीजाणु दवा के प्रयोग किए जाते हैं?
बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग करते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइकोपोडियम जो है बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइकोपोडियम किस लिए प्रयोग करते हैं? बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। लाइकोपोडियम किस लिए यूज करते हैं? बीजाणु दवा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को अभी बताया था, ये एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। ओके, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। चलिए लास्ट है दोस्तों मॉक टेस्ट। अगर चैनल पसंद आए लाइक करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। किस वर्ग के पौधे बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में रहते हैं? टेरिडोफाइट्स का नहीं बल्कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है यह नग्न इसका रहता है बीज, ठीक है। ऐसे पौधों किस वर्ग के पौधे बीज बनते परंतु बीज नग्न रूप में मौजूद रहते हैं? नग्न रूप में रहेगा किसका? जिम्नोस्पर्म का। बीज तो बनेगा लेकिन बीज जो होता है नग्न रूप में रहता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो बीज है नग्न रूप में रहता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से, और इसके बीज जो होते नग्न रहते हैं। ओके, इसके बीज जो होते नग्न रहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा जिसका बीज नग्न रहता है। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती किस में? साइकस में। कोरेलाइड जो जड़ें पाई जाती किस में? साइकस में। कोरेलाइड जड़ें। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है हमारा? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है मेरा? साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाए जाते हैं? साइकस से। साबूदाना किससे बनाए जाते हैं? साइकस से। साबूदाना साइकस। सा का देख सकते हैं दोनों में सा का है। दमा में खांसी के रोगों में काम आने वाली एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? एफेड्रा नामक पौधे से। दमा और खांसी में काम आने वाले जो औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? एफेड्रा से प्राप्त होती है। कौन सा जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है? लिविंग फॉसिल है आपका चिलगोजा, जिनकोगो। जिनकोगो जो है आपका लिविंग फॉसिल है यानी जीवित है। फॉसिल में अभी कौन जिंदा है? जिनकोगो जो है आपका यह जीवित है। रेलवे में पूछा गया है। लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? जिनकोगो। ओके। विषाणु वायरस क्या है? एक कोशिकीय है या अकोशिकीय? ये अकोशिकीय है। इसमें कोशिका नहीं होती है वायरस में। ओके, इसलिए अकोशिकीय कहा जाता है। देखिए इस प्रकार आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम खत्म होता है। चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उसको भी पढ़ने का मौका मिले। बाय, थैंक यू।